चंदूलाल सकारलाल पटेल, जिन्हें प्रायः CS पटेल के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय ज्योतिषी थे जो वैदिक ज्योतिष में अपने गहन शोध और व्यवहारिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 31 दिसंबर 1915 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रीय ज्योतिष सिद्धांतों के अध्ययन और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में समर्पित किया, जिसमें सटीकता पर विशेष बल दिया गया। मैं उनके पुस्तक प्रिडिक्टिंग थ्रू नवामशाय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री VA अय्यर ने उन्हें अपनी शोध सामग्री को द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बेंगलोर में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संपादन BV रमन द्वारा किया जाता था। बाद में जब R संथानम ने नवंबर 1985 में द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की, तो उन्होंने श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल से लेख लिखने का अनुरोध किया। उनका पहला लेख न्यू प्रिडिक्टिव टेक्निक बेस्ड ऑन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सितंबर 1987 में प्रकाशित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी तकनीकों को विभिन्न नाड़ी ग्रंथों और दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथों से एकत्रित और परिष्कृत किया। वे ये भी उल्लेख करते हैं कि उनके एक सामान्य मित्र स्वर्गीय श्री NM सेठिया बड़ौदा ने उनके लेखों की जेरोक्स प्रतियां श्री नरेंद्र सागर को दिखाईं, जिन्होंने उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की सहमति दे दी। श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने कार्य के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए श्री नरेंद्र सागर, श्री NM सेठिया और श्री हरिप्रसाद S भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। अध्याय 7 इंपॉर्टेंस ऑफ नवामशाइन प्रिडिक्शन 1 पढ़ते समय विशेष रूप से पृष्ठ 54-55 पर मुझे नवांश प्रोग्रेशन की अवधारणा मिली, जहां श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने इंदिरा गांधी की मृत्यु की संभावित तिथि तक पहुंचने की एक विधि प्रदर्शित की है। ये तकनीक अत्यंत अद्भुत है और इसने मेरा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है कि क्या वास्तव में अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से इस स्तर की भविष्यवाणी की सटीकता प्राप्त की जा सकती है, और क्या मैं भी अपनी सीखने की यात्रा में उस स्तर के करीब पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। मैं अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं और सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने पुस्तक में कई महत्वपूर्ण अध्यायों को शामिल किया है, विशेषकर वे जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटनापूर्ण वर्षों की पहचान और नवांश के गहरे प्रयोग से संबंधित हैं। यदि संयोगवश आप ये पढ़ रहे हैं या इस लेखन को देख रहे हैं, तो मेरी सच्ची सलाह है कि आप इस पुस्तक को स्वयं खरीद कर अध्ययन करें, क्योंकि मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ वो केवल सतही स्तर को ही स्पर्श करती है। ये पुस्तक स्वयं में अत्यंत व्यापक और ज्ञान से परिपूर्ण है। लग्न विश्लेषण। राशि कुंडली में लग्न कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के पाद 3 में स्थित है। धनिष्ठा नक्षत्र का विस्तार 23 डिग्री 20 मकर से 6 डिग्री 40 कुंभ तक होता है और पाद 3 विशेष रूप से 0 डिग्री 00 से 3 डिग्री 20 कुंभ के बीच के भाग को दर्शाता है, जो लग्न की स्थिति से मेल खाता है। नवांश निर्धारण के लिए संपूर्ण राशि चक्र को 3 डिग्री 20 मिनट के 108 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसकी गणना 0 डिग्री मेष से क्रमशः की जाती है। इस क्रम में मेष तक 9 नवांश, वृषभ तक 18 और मिथुन तक 27 नवांश पूरे होते हैं। इसके बाद कुंभ में प्रवेश करने पर गिनती आगे बढ़ते हुए 91 नवांश तक पहुंचती है। चूंकि लग्न इसी विशेष चाप में स्थित है, इसलिए इसे विधिवत 91 नवांश में स्थापित किया जाता है। बृहस्पति विश्लेषण। राशि कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के पाद 4 में स्थित है। पुनर्वसु नक्षत्र का विस्तार 20 डिग्री मिथुन से 3 डिग्री 20 कर्क तक होता है और पाद 4 विशेष रूप से 0 डिग्री 00 से 3 डिग्री 20 कर्क के भाग को दर्शाता है, जो बृहस्पति की स्थिति से मेल खाता है। नवांश निर्धारण के लिए राशि चक्र को 3 डिग्री 20 मिनट के 108 भागों में विभाजित कर 0 डिग्री मेष से क्रमशः गिनती की जाती है। इस क्रम में मेष तक 9 नवांश, वृषभ तक 18 और मिथुन तक 27 नवांश पूरे होते हैं। इसके बाद कुंभ में प्रवेश करने पर गिनती आगे बढ़ते हुए 28वें नवांश तक पहुंचती है। अतः बृहस्पति इसी विशेष भाग में स्थित होने के कारण 28वें नवांश में स्थापित होता है। शुक्र विश्लेषण। राशि कुंडली में शुक्र कन्या राशि में हस्त नक्षत्र के पाद 2 में स्थित है। हस्त नक्षत्र का विस्तार 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 कन्या तक होता है और पाद 2 विशेष रूप से 13 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 कन्या के भाग को दर्शाता है, जो शुक्र की स्थिति से मेल खाता है।
नवांश निर्धारण के लिए 108 समान भागों की गणना 0 डिग्री मेष से प्रारंभ करते हुए कन्या राशि में पहुंचने पर गिनती 50वें नवांश तक पहुंचती है। इसलिए शुक्र को विधिवत 50वें नवांश में स्थापित किया जाता है। चंद्र विश्लेषण। राशि कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के पाद 2 में स्थित है। स्वाति नक्षत्र का विस्तार 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री तुला तक होता है और पाद 2 विशेष रूप से 10 डिग्री 00 से 13 डिग्री 20 तुला के भाग को दर्शाता है। नवांश की गणना 0 डिग्री मेष से शुरू करते हुए क्रमशः की जाती है। इस क्रम में मेष से कन्या तक 54 नवांश पूरे हो जाते हैं। इसके बाद तुला में प्रवेश करने पर गिनती आगे बढ़ते हुए 58वें नवांश तक पहुंचती है। अतः चंद्रमा इसी विशेष भाग में होने के कारण 58वें नवांश में स्थापित होता है। बुध विश्लेषण। राशि कुंडली में बुध कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र के पाद 1 में स्थित है। चित्रा नक्षत्र का विस्तार 23 डिग्री 20 कन्या से 6 डिग्री 40 तुला तक होता है और पाद 1 विशेष रूप से 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 कन्या के बीच के भाग को दर्शाता है, जो बुध की स्थिति से मेल खाता है। नवांश गणना के अनुसार यह स्थिति 53वें नवांश में आती है, इसलिए बुध को 53वें नवांश में स्थापित किया जाता है। राहु विश्लेषण। राशि कुंडली में राहु सिंह राशि में मघा नक्षत्र के पाद 4 में स्थित है। मघा नक्षत्र का विस्तार 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 सिंह तक होता है और पाद 4 विशेष रूप से 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 सिंह के भाग को दर्शाता है। नवांश गणना के क्रम में मेष से कर्क तक 36 नवांश पूरे होते हैं। इसके बाद सिंह में प्रवेश करने पर क्रम आगे बढ़ते हुए 40वें नवांश तक पहुंचता है, इसलिए राहु को 40वें नवांश में स्थापित किया जाता है। केतु विश्लेषण। राशि कुंडली में केतु कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के पाद 2 में स्थित है। शतभिषा नक्षत्र का विस्तार 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री कुंभ तक होता है और पाद 2 विशेष रूप से 10 डिग्री 00 से 13 डिग्री 20 तुला के भाग को दर्शाता है। नवांश की गणना क्रमशः करते हुए मकर तक 90 नवांश पूरे हो जाते हैं। इसके बाद कुंभ में प्रवेश करने पर गिनती आगे बढ़ते हुए 94 नवांश तक पहुंचती है। अतः केतु इसी विशेष भाग में होने के कारण 94 नवांश में स्थापित होता है। सूर्य विश्लेषण। राशि कुंडली में सूर्य कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र के पाद 1 में स्थित है। चित्रा नक्षत्र का विस्तार 23 डिग्री 20 कन्या से 6 डिग्री 40 तुला तक होता है। नवांश गणना के अनुसार यह स्थिति 53वें नवांश में आती है, इसलिए सूर्य को 53वें नवांश में स्थापित किया जाता है। मंगल विश्लेषण। राशि कुंडली में मंगल कन्या राशि में हस्त नक्षत्र के पाद 4 में स्थित है। हस्त नक्षत्र का विस्तार 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 कन्या तक होता है और पाद 4 विशेष रूप से 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 कन्या के बीच के भाग को दर्शाता है। नवांश गणना के अनुसार यह स्थिति 52वें नवांश में आती है, इसलिए मंगल को 52वें नवांश में स्थापित किया जाता है। शनि विश्लेषण। राशि कुंडली में शनि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के पाद 3 में स्थित है। रोहिणी नक्षत्र का विस्तार 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 वृषभ तक होता है और पाद 3 विशेष रूप से 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री वृषभ के भाग को दर्शाता है, जो शनि की स्थिति से मेल खाता है। नवांश की गणना में मेष राशि तक 9 नवांश पूरे होते हैं और वृषभ में प्रवेश करने पर गिनती आगे बढ़ते हुए 15वें नवांश तक पहुंचती है, इसलिए शनि को विधिवत 15वें नवांश में स्थापित किया जाता है। अमिताभ बच्चन के जीवन को यदि नवमांश प्रोग्रेशन की दृष्टि से समझा जाए तो ये केवल घटनाओं की सूची नहीं, बल्कि एक सुसंगत गणितीय और कर्म प्रधान कथा बन जाती है, जहां हर ग्रह अपने निश्चित नवमांश 1 से 108 स्थान से चलकर समय के किसी विशेष वर्ष को सक्रिय करता है। उदाहरण के रूप में जुपिटर नवमांश 28 में और मार्स नवमांश 52 में स्थित हैं। जब हम जुपिटर से मार्स तक फॉरवर्ड इंक्लूसिव काउंट करते हैं तो लगभग 25 स्टेप्स प्राप्त होते हैं, जो उनके जीवन के लगभग 25वें वर्ष को सूचित करता है। ये वो चरण है जहां मार्स का तत्व प्रयास, संघर्ष, पहल भीतर सक्रिय होता है, भले ही बाहरी सफलता अभी स्पष्ट ना हो। इसके तुरंत बाद जुपिटर नवमांश 28 से सन नवमांश 53 का संबंध लगभग 26 स्टेप्स देता है और यही वो समय है जब 1969 में 7 हिंदुस्तानी के माध्यम से उनका डेब्यू होता है। अर्थात जुपिटर विस्तार या भाग्य जब सन पहचान प्रतिष्ठा को स्पर्श करता है तो व्यक्ति पहली बार जगत के सामने आता है।
फिर केतु नवमांश 94 से सैटर्न नवमांश 15 का प्रोग्रेशन लगभग 30 स्टेप्स 1972 देता है और इसी पृष्ठभूमि में 1971 की आनंद से उन्हें पहचान मिलती है। 1973 में जुपिटर नवमांश 28 से मून नवमांश 58 की दूरी लगभग 31 स्टेप्स बनती है। मून जनता और भावनात्मक जुड़ाव का कारक है और इसी समय जंजीर के साथ एंग्री यंग मैन की छवि स्थापित होती है। 1975 में लग्न नवमांश 91 से सैटर्न नवमांश 15 का एक्टिवेशन लगभग 33 स्टेप्स देता है। लग्न यानी स्व और सैटर्न कर्म का ये मेल व्यक्ति को शिखर पर स्थापित करता है और दीवार तथा शोले जैसी फिल्मों से वे सुपरस्टार बनते हैं। इसके बाद मून नवमांश 58 से लग्न नवमांश 91 का 34 स्टेप्स का संबंध लोकप्रियता को चरम पर ले जाता है और अमर अकबर एंथनी के लिए पुरस्कार मिलता है। 1981 के आसपास मरकरी नवमांश 53 और सन नवमांश 53 से लग्न नवमांश 91 तक का संबंध लगभग 39 स्टेप्स देता है, जिससे व्यक्तित्व और प्रभाव पूरी तरह स्थापित होता है। लावारिस सिलसिला। लेकिन 1982 में मार्स नवमांश 52 से लग्न नवमांश 91 का एक्टिवेशन 40 स्टेप्स देता है। मार्स यहाँ दुर्घटना और आकस्मिकता का कारक बनता है और कूली की शूटिंग के दौरान 26 जुलाई 1982 की गंभीर दुर्घटना इसी योग से मेल खाती है। 1984 में सन मरकरी से केतु नवमांश 94-42 स्टेप्स जीवन की दिशा बदलते हैं और वे राजनीति में प्रवेश करते हैं, जबकि 1988 में लग्न नवमांश 91 से जुपिटर नवमांश 45-46 स्टेप्स देता है और शहंशाह के माध्यम से पुनः उभार देता है। 1994 से 1997 के दशक में राहु टू लग्न, राहु टू केतु और केतु टू राहु लगभग 52-55 स्टेप्स भ्रम, जोखिम और अस्थिरता लाते हैं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना होती है, परंतु बाद में वित्तीय संकट और 1997 से 1999 के बीच करियर में गिरावट देखने को मिलती है। 2000 में लग्न नवमांश 91 से राहु नवमांश 40 का 58 स्टेप्स एक्टिवेशन अप्रत्याशित उछाल देता है। राहु मास मीडिया और नई दिशा का कारक है और कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से उनका पुनर्जन्म होता है। आगे 2005-6 में जुपिटर से लग्न 64 स्टेप्स ब्लैक के लिए सम्मान, 2009 में केतु से सन 68 स्टेप्स पा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और अंत में 2019 में सैटर्न नवमांश 15 से लग्न नवमांश 91 77 स्टेप्स का एक्टिवेशन उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड तक पहुंचाता है, जो दीर्घकालीन कर्म का चरम फल है। इस पूरी प्रक्रिया में एक विशेष बिंदु अत्यंत ध्यान आकर्षित करता है। राहु नवमांश 40 उस वर्ष में घटना की प्रबल संभावना दिखाई देती है। यहाँ राहु का 7वें भाव में होना, उसका डिस्पोजिटर सन का 8वें भाव में मार्स के साथ होना और मार्स से लग्न का भी लगभग 40 स्टेप्स देना, ये सभी संकेत एक ही वर्ष की ओर संकेत करते हैं। 26 जुलाई 1982 की गंभीर दुर्घटना इसी रेपिटिशन का परिणाम प्रतीत होती है। साथ ही यदि सैटर्न नवमांश 15 से सन नवमांश 53 की गणना करें तो लगभग 39 स्टेप्स प्राप्त होते हैं और उस समय सैटर्न सन दशा भी चल रही थी। ये दर्शाता है कि जब नवमांश प्रोग्रेशन प्लस दशा प्लस रिपीटेड प्लैनेटरी ट्रिगर्स एक ही वर्ष की ओर संकेत करें तो उस वर्ष घटना की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। अंत में एक आवश्यक सावधानी, ये सभी घटनाएं और वर्षों का मिलान सामान्यतः उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों से लिया गया है। एक विद्यार्थी के रूप में हमें हमेशा अपने स्तर पर घटनाओं और गणनाओं दोनों का स्वतंत्र सत्यापन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे डेटा में त्रुटि की संभावना रहती है। यही अभ्यास इस पद्धति को और ज्यादा विश्वसनीय और गहन बनाता है। इन सब पर विचार करने के बाद मेरे मन में गहरी आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। जितना अधिक मैं इस विषय का अध्ययन करता हूं, उतना ही ये चकित करता है कि एक साधारण कुंडली जिसमें केवल ग्रह और भाव होते हैं के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों हुईं और जीवन समय के साथ कैसे विकसित हुआ। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है और मैं केवल वही सीखने और परखने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा है। जब भी कोई सिद्धांत किसी कुंडली में सही कार्य करता हुआ प्रतीत होता है तो उन महान मस्तिष्कों के प्रति मेरा सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है।
ये वास्तव में अद्भुत है कि प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने इतने गहरे सिद्धांतों को समझा और व्यवस्थित किया। आज भी एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना इतना विशाल ज्ञान कैसे विकसित किया गया। साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करता हूं जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इस यात्रा में मैं विशेष रूप से श्री CS पटेल के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी अद्भुत पुस्तक ने मेरे जैसे विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को समझने और खोजने में सहायता प्रदान की है। जब भी मैं किसी सिद्धांत को कुंडली में कार्य करते हुए देखता हूं, तो वो केवल सीखने का क्षण नहीं होता, बल्कि उन सभी विद्वानों और गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का अनुभव भी होता है, जिन्होंने इस ज्ञान को संरक्षित और विकसित किया।